अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। आप देखेंगे अमेरिका ईरान का टकराव हुआ तेज, मिडनाइट हैमर जैसे हमले का मिला इशारा। ईरान ने दिया साफ अलर्ट, आईआरजीसी का आया बयान, अमेरिका तस्वीर अधूरी देख रहा है, बड़ा झटका देंगे। ईरान ने वॉस्टॉक 1 रडार किया तैनात, आसमान पहले से ज्यादा हुआ लॉक, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जासूसी जहाज एक्टिव, क्या ईरान की बड़ी हस्तियों पर रखी जा रही पल पल नजर। नेतन्याहू निकली हवा, मारा यू टर्न, अमेरिका से फिर मांगी बैसाखियां। क्या हमास को हथियार छोड़ने के बदले मिल सकती है एमनेस्टी, क्या है अमेरिका का नया दांव। गजा के लिए पहुंची सऊदी अरब की मदद, 80वां जहाज मिस्र में उतरा। और नॉर्थ कोरिया ने दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें, बढ़ गई ये टेंशन। उधर अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, 23 मौतें, करोड़ों बेहाल। इन हेडलाइंस के बाद दोस्तों अब सवाल सीधा है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। पिछले कुछ घंटों में जो इंटेल मूवमेंट सामने आए हैं वो बिल्कुल उसी पैटर्न की याद दिला रहे हैं जो जून 2025 के मिडनाइट हैमर जैसे ऑपरेशन से पहले देखे गए थे। ईरान पर हमले के बादल गहरा गए हैं, लेकिन ईरान भी तैयार है दोस्तों। ईरान की तरफ से अब साफ सिग्नल आ रहा है कि हालात को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान की आईआरजीसी ने यह कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल की हर हरकत पर करीबी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ईरान पर मुमकिन हमले की चर्चा तेज हो चुकी है। आसार वैसे कुछ दिख भी रहे हैं, इसे ईरान समझ रहा है, भले कोई और समझे ना समझे। अल जजीरा ने आईआरजीसी के एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से यह कहा कि अमेरिका ये जो समझ रहा है कि ईरान के खिलाफ कोई ऑपरेशन तेज और ताकतवर होगा, ये ईरान की ताकत को कम समझने का नतीजा है। यानी अमेरिका जो तस्वीर देख रहा है वो पूरी नहीं है। पिछले हफ्ते आईआरजीसी के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने भी खुली वार्निंग दी थी कि उनकी फोर्स पहले से कहीं ज्यादा रेडी है और ट्रिगर पर उंगली रखी हुई है, घोड़े पर। यानी वो कभी भी दब सकता है, खासकर तब जब अमेरिकी वॉरशिप्स लगातार रीजन की तरफ बढ़ रहे हैं और अब्राहम लिंकन तो मिडिल ईस्ट में सेट भी हो चुका है। पाकपुर का कहना था कि अमेरिका और इजराइल को किसी भी तरह की मिसकैलकुलेशन से बचना चाहिए, क्योंकि अगर गलत अंदाजा लगाया गया तो जवाब हल्का नहीं होगा। दोस्तों इसका मतलब यह है कि ईरान सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, बल्कि हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है और जवाब के ऑप्शंस पहले से तैयार हैं। अब तस्वीर जो बन रही है वो ये है कि एक तरफ अमेरिका प्रेशर बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ईरान खुलकर कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो कहानी वैसी नहीं होगी जैसे अमेरिका ने बैठकर व्हाइट हाउस में प्लान की है, नक्शा ही बदल जाएगा। यानी जो इजराइल बार बार कहता है नेतन्याहू मिडिल ईस्ट का शेप जो है वो बदल रहा है, ईरान कह रहा है नक्शा बदल जाएगा। यानी वेस्ट एशिया में ये टेंशन अब सिर्फ धमकियों तक लिमिटेड नहीं रही, महदूद नहीं रही, ये सीधा टकराव की दहलीज पर जाकर खड़ी दिखाई दे रही है। सवाल बस इतना है, पहली गलती या पहला हमला कौन करता है। बढ़ते हैं आगे। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी एयर डिफेंस को और मजबूत करने के लिए बेलारूस में बना वॉचडॉग 1 रडार सिस्टम तैनात कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि ये रडार 360 किलोमीटर दूर तक आसमानी टारगेट को पकड़ सकता है और 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ती हर चीज पर नजर रख सकता है। इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल रडार है। इससे दुश्मन के ऑब्जेक्ट्स जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो बच नहीं सकते, एयरक्राफ्ट्स भी नहीं। आसमान अब पहले से ज्यादा कवर में है। यह कहा जा रहा है कि किसी भी सरप्राइज मूव की गुंजाइश कम होती जा रही है। ये रडार किसी भी चीज को गिराते नहीं हैं, बस गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये सिग्नल भेजते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने सेंटकॉम रीजन में अपनी निगरानी और जासूसी एक्टिविटी तेज कर दी है। जासूसी और निगरानी करने वाले एडवांस्ड हवाई जहाजों को रीपोजिशन किया जा रहा है, यहां से वहां। इससे साफ लगता है कि मिडिल ईस्ट पर नजर पहले से कहीं ज्यादा पैनी की जा रही है। जासूसी, टोही, निगरानी, ये सब क्यों लगाए जाते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स का RC-135W रीवेट जॉइंट, जो सिग्नल्स पकड़ने और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए जाना चाहता है, कई महीनों बाद पहली बार मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। यह वही एयरक्राफ्ट है जिसे जून 2025 में ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक से पहले लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया गया था। कम्युनिकेशन, रडार के सिग्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी को इंटरसेप्ट करता है और रियल टाइम डेटा सीधे कमांडर्स तक पहुंचाता है, अपने कमांडर्स तक। यानी एक तरह से ये ईरान को मिलने वाले सिग्नल्स और कॉल्स और मैसेजेस, ये तमाम जो भी इनपुट है उस सब को जैम कर सकता है। इसके साथ ही एक RC-135V भी, जो रीवेट जॉइंट कहलाता है, वो जहाज भी अमेरिका के अंदर से उड़ान भरकर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी आर्मी की सेंट्रल कमांड की तरफ रवाना हो चुका है। खबरें ये कह रही हैं दोस्तों, ये सब नॉर्मल ड्रिल नहीं लगती। ये किसी जंग की वो साइलेंट स्टेज होती है जहां पहले आंखें और कान एक्टिव किए जाते हैं और फिर अगला स्टेप लिया जाता है। मेरी आंखें गलत जगह हो गईं। खैर,
अब सवाल यह है, क्या अमेरिका सिर्फ ईरान पर दबाव बना रहा है या फिर ये किसी बड़े मिलिट्री मूव की सीधी तैयारी है? क्योंकि आसमान में ऐसे जहाज तैनात होने लगे तो इसका मतलब होता है कि जमीन पर कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजिशियान ने अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें ईरानी आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। सूबों के गवर्नर्स की मीटिंग में बोलते हुए पेजिशियान ने कहा कि वेस्ट जो इंसानी हुकूक का ढोल पीटता रहता है और अपने आप को इंसानी हुकूक का मसीहा बताता रहता है, वो महज एक बहाना, एक छलावा है। पेजिशियान के मुताबिक असल मकसद ईरान का तेल है, गैस है, कुदरती दौलत है और नेशनल रिसोर्सेज पर हाथ डालना है। उन्होंने साफ कहा कि वेस्ट की नजर ईरानी आवाम की भलाई पर नहीं बल्कि अपने फायदे और लूट पर टिकी हुई है। जी, अब सवाल यह है कि इंसानी हुकूक की बात करने वाले खुद कितने बेनकाब हो चुके हैं। दोस्तों, अब कुछ अलग खबरें। बेंजामिन नेतन्याहू की हालत अब इतनी पतली हो चुकी है कि एक हफ्ते पुरानी बात से ही यू टर्न मानना पड़ गया उसको। अभी कल ही तो बोल रहा था, पिछले हफ्ते, कि इजराइल अब अपने पैरों पर खड़ा होगा, अकेले चलेगा, किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, अपने हथियार खुद बनाएंगे। और आज सीन बिल्कुल उल्टा हो गया। अब उसे फिर से बिग डैडी यानी अमेरिका की बैसाखियां चाहिए, कह रहा है लंबे वक्त तक चाहिए। खबरों के मुताबिक इजराइल अब अमेरिका के साथ 10 साल की एक नई सिक्योरिटी डील करना चाहता है। ये वही इजराइल है जिसने हाल ही में ढिंडोरा पीटा था कि वो अमेरिका पर मिलिट्री तौर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा, यानी मोहताजी कम करेगा अमेरिका के साथ जो उसकी बनी हुई है, और खुद कफील यानी कि आत्मनिर्भर बनेगा। खुद कफील याद दिला दे दोस्तों, इस वक्त इजराइल को हर साल करीब 3.8 बिलियन डॉलर की अमेरिकी मदद मिलती है और ये डील 2028 में खत्म हो रही है। नेतन्याहू पहले कह चुका था कि अब कैश हैंडआउट नहीं बल्कि जॉइंट मिलिट्री और डिफेंस प्रोजेक्ट्स होंगे, मतलब पैसा भी अमेरिका डाले और सिस्टम भी वही चलाए। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में भी इजराइल को दी जा रही इस मदद पर सवाल तेज हो चुके हैं, खासकर गजा में चल रही तबाही के बाद। वहां डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, दोनों तरफ से आवाजें उठ रही हैं कि आखिर कब तक इजराइल को खुली छूट मिलती रहेगी, कब तक पालोगे लल्ला को। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। नेतन्याहू की जबान कुछ और थी, जमीन पर हालात कुछ और निकले। अकेले दौड़ने की बात करने वाला इजराइल अब फिर से वॉशिंगटन के दरवाजे पर खड़ा है, यानी या तो डिसार्म करो या फिर पूरा प्लान क्रैश। असल सवाल यह है कि क्या ये वाकई अमन का रास्ता है या फिर हमास से हथियार छीनकर गजा को पूरी तरह कंट्रोल में लेने का ब्लूप्रिंट है। और अगर एमनेस्टी यानी कोई रियायत होगी भी तो उसकी शर्तें कौन तय करेगा, गजा वाले या अमेरिका और इजराइल की जोड़ी। दोस्तों, इतना तो तय है कि डिसार्म के नाम पर गजा की सियासत, रेजिस्टेंस और मुस्तकबिल तीनों को एक ही डील में पैक करने की कोशिश चल रही है। अब देखना यह है कि हमास झुकता है या ये प्लान भी जमीन पर आते ही बिखर जाता है। दोस्तों, गजा के लिए सऊदी अरब की मदद का सिलसिला लगातार जारी है। सऊदी राहत मिशन का 80वां 80th एयरप्लेन मिस्र के एल अरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। 80th ये एयरप्लेन किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर यानी केएस रिलीफ की तरफ से भेजा गया है और इस पूरे ऑपरेशन में सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री और काहिरा में मौजूद सऊदी एम्बेसी की कोऑर्डिनेशन सामने आई है। ये खबर भी 27 जनवरी को सामने आई है। इस फ्लाइट में खाने पीने के फूड बास्केट्स और रहने के लिए शेल्टर किट्स लाए गए हैं, जिन्हें आगे गजा के अंदर जंग से मुतासिर फिलिस्तीनी लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है। गजा में हालात जिस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहां ये राहत के सामान लोगों के लिए सांस लेने जैसी चीज है। ये राहत के सामान केएस रिलीफ के जरिए सऊदी अरब पहले भी कई बार गजा के लिए सपोर्ट भेज चुका है और ये 80th फ्लाइट उसी सिलसिले की एक और कड़ी है। मैसेज साफ है, गजा अकेला नहीं है और मुश्किल हालात में भी फिलिस्तीनी आवाम के लिए रीजन से सपोर्ट पहुंच रहा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर रीजन में टेंशन बढ़ा दी है। जापान का कहना है कि आज नॉर्थ कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जो सी ऑफ जापान यानी जापान के समंदर की तरफ गईं। साउथ कोरिया की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी कंफर्म किया कि उन्होंने मशरिकी जो समंदर है उनका ईस्ट सी है उसकी तरफ एक प्रोजेक्टाइल मूवमेंट डिटेक्ट की है, यानी सियोल और टोक्यो दोनों अलर्ट मोड में आ गए हैं। जापानी न्यूज एजेंसी जीजी प्रेस के भी मुताबिक ये मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी, यानी फिलहाल सीधे जापानी इलाके को टच नहीं किया गया, लेकिन मैसेज बिल्कुल साफ है। नॉर्थ कोरिया फिर से अपनी मिलिट्री ताकत दिखा रहा है। किंग जोंग उन के सर पर कोई फितूर फिर से सवार हो गया है या वो तेज हो गया है। फितूर तो हमेशा रहता है उसके सर पर। रीजन पहले ही अमेरिका, चाइना और कोरिया की टेंशन से गर्म है और ऐसे में नॉर्थ कोरिया का ये मूव हालात को और अनस्टेबल कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ रूटीन टेस्ट है या फिर किसी बड़े सिग्नल की शुरुआत है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जब भी मिसाइल चलाता है मामला सिर्फ मिसाइल तक महदूद नहीं रहता, उससे आगे निकल जाता है।
अमेरिका में खतरनाक बर्फीले तूफान के बाद अब हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। कड़ाके की ठंड ने करोड़ों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अब तक कम से कम 23 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है, जबकि बिजली ठप है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से जाम पड़ा है। न्यू मेक्सिको से लेकर दूसरे इलाकों तक कई शहर बर्फ, तेज हवाओं, फ्रीजिंग बारिश और ओलों से जूझ रहे हैं। ऊपर से आगपिक की जानलेवा हवा राहत और रेस्क्यू के काम को और मुश्किल बना रही है। बिल्कुल साफ है कि अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक तूफान नहीं है, बल्कि एक लंबा इम्तिहान है जो अब भी जारी है। ऐसे ही हकीकत देखने के लिए सब्सक्राइब करें।